चुप क्यों हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, महाजुटान हुआ था। महाजुटान के बाद ऐसा लगा कि बस अब नाम का ऐलान हो जाएगा, सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन लिट्टी और रसगुल्ला की तरह मीठी मुलाकात अगली डेट का इंतजार करती रही और इस दरमियान तारीख और तशरीफ की जगह दोनों बदल गए। शिमला की जगह बेंगलुरु बैठक शिफ्ट हो गई। लेकिन सवाल यहां यह नहीं है कि तारीख क्यों बदली, सवाल है कि अगर कुछ अपडेट हुआ तो नीतीश कुमार को छोड़कर शरद पवार ने सूचना क्यों दी। सवाल नीतीश की अगुवाई में हो रहे प्रयासों के बीच उस माइक की है जो शरद पवार के हाथ में थी। सवाल अगुवाई करने वाले नीतीश की भूमिका पर है, क्योंकि बिहार छोड़ते ही सब कुछ पहले जैसा हमलावर सा दिखने लगा। ममता दीदी हूं या फिर अरविंद केजरीवाल, रिपोर्ट देखिए। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। उसी बैठक में ये तय हुआ कि 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में विपक्षी नेताओं की अगली बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के नाम सहित तमाम मुद्दों पर एक राय बनाई जाएगी। लेकिन पहली बैठक की तरह विपक्ष की दूसरी बैठक की तारीख बदल गई है। अब शिमला की बजाय बेंगलुरु में बैठक होगी, वो भी 13 और 14 जुलाई को। इस बात की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी। पुढची बैठक ही करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आणि ती 13 आणि 14 जुलैला बंगलोर या ठिकाणी ती बैठक होणार आहे। बैठक की तारीख और जगह बदल गई, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को इसकी जानकारी ही नहीं। नीरज ने बैठक की जगह शिमला के बदले बेंगलुरु करने पर कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता बयान देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका कहीं से कम नहीं हुई। ये तो आपसी सहमति से होता होगा ना, ऐसा थोड़ी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व के तमाम तथ्यों को जानकारी रहती होगी, लेकिन उद्देश्य तो सबका स्पष्ट है। इसलिए इसके बीच जो अंतर्विरोध खोजेंगे ना, वो मुगालते में जी रहे हैं। 2024 में मोदी का विदाई तय है। कहने को नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। कयासबाजी ये भी लगाई जा रही थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक भी बनाया जाएगा। सवाल है कि ऐसे में जो घोषणा नीतीश कुमार को करनी चाहिए, वो शरद पवार ने क्यों की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता बड़े दमदार तरीके से नीरज कुमार ने कहा कि 24 में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। इतने ही दमदार अंदाज से अगर ये कहते कि हमारी नए गठबंधन का नाम ये है, इतनी सीटों पर बात फाइनल हो गई है, ये कैंडिडेट्स होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बात होती। ये अब मुहावरा सा लगता है कि जब किसी से पूछो, विरोधियों से पूछो, तो बस नरेंद्र मोदी को चित कर देंगे 2024 में, बस आ ही नहीं रहे हैं। अरे कौन उनकी बात करता है, सफाया हो जाएगा। ये बातें अब मजाक जैसी लगने लगती हैं, क्योंकि जब आपके अंदर खेमे में, आपके अधिकार क्षेत्र में जो बातें हैं, जिनको आप डील कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जता सकते हैं, उनको छोड़कर अगर पड़ोसी के यहां अगर आप भविष्यवाणियां करने, उनकी चीजों पर अगर भविष्यवाणियां करनी शुरू कर देंगे, तो फिर यहां पर जगहसाई हो जाएगी। मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मनीष पांडे जी। हिमराज राम का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, असिता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से, बहुत स्वागत है प्रोफेसर विनीत आपका भी। और सबसे पहले तो हिमराज राम जो कि प्रवक्ता जेडीयू से। हिमराज राम जी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि माइक जिनके हाथ में थी अब उनके हाथ में नहीं है, माइक अब शरद पवार के हाथ में है? देखिए, माइक किसी के हाथ में हो, विपक्षी एकता की आवाज है नीतीश कुमार, और विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी ने भिन्न भिन्न राज्यों में जाके भिन्न भिन्न पार्टियों के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से बात करके और विपक्षी एकता मुहिम के लिए सब लोगों की सहमति के आधार पर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। पटना में 23 तारीख को बैठक हुई। नहीं, हमारा सवाल बहुत सारे नहीं पाया। हमारा सवाल है कि कोरस वाले मुख्य गायक कब से बन गए? देखिए, कोई कोरस वाले गायक नहीं, हम विपक्षी एकता की मुहिम की बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता की मुहिम की आवाज नीतीश कुमार जी बने हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा आज का ये मुद्दा नहीं है। हम सभी पार्टियों के जो विपक्षी एकता मुहिम में जो पार्टियां शामिल है, उन सारे पार्टियों को
एक साथ लेकर एकजुटता की बात कर रहे हैं। नहीं तो ठीक है, उन सब 2024 में एक लीडर नीतीश कुमार का नाम आया, जिनके प्रयासों से सभी लोगों ने राजधानी पटना की धरती पर सब लोग आए, बैठक की, लिट्टी रसगुल्ला खाया, सब कुछ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारा सवाल यह है, सब कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं, फिर नसीहत शरद पवार की तरफ से क्यों आ रही है, क्यों समझा रहे हैं? सारे दलों की प्रमुखता है, सभी दलों के जो नेता हैं वो सब लोगों की मान बराबर हैं, विपक्षी एकता की आवाज है। नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं, पहल किए हैं, और कोई सबको अपने दल की बात, अपनी बात को इस मुहिम में रखने की है आजादी, और तो सब लोग मिल करके ही विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी पार्टी की बात रखेंगे तो आप लोगों ने कोई तो पोस्ट डेजिग्नेशन तो क्लियर नहीं किया कि फलाना जी सचेतक रहेंगे, फलाना जी ये रहेंगे। सभी लोग बराबर के हकदार हैं, सभी लोग बराबर के हकदार हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री बहुत हैं, आपके यहाँ सभ्य हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है, एक पर एक उम्मीदवार है, लेकिन कौन होगा इसकी आज जरूरत नहीं है। आज जरूरत है विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने की, देखिए और वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग गए और वहां देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। कहीं कुछ नहीं है, सारे लोगों का निशाना एक है, सारे लोगों की चाहत एक है। सब लोग 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। धीरज जी कह रहे हैं कि 24 में मोदी जी का सफाया है, आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है। तो जो लोग, आप लोग जो कहें वही बात हम मान लें। मनीष पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी से। मनीष जी देखिए विवेक जी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई तरह की चिकित्सा की प्रणाली है। एक तो नेचुरोपैथी सुने होइएगा, प्राकृतिक चिकित्सा जिसको कहते हैं। दरअसल नीतीश जी के साथ 9 महीने के साथ वही प्राकृतिक उपचार हो रहा है। और ये बात मैं देखिए इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल में ललन बाबू गए थे, तेजस्वी जी से मिले, कहे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। चलो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं, जो जहां है वही रह जाएंगे। आज नीतीश जी पारा पारी अपना विधायक से बैठक किए हैं। विधायक लोग बोले कि उस क्षेत्र के विकास के बारे में पूछ रहे थे। भाई स्थिति अब यह हो गई है, और राजनीतिक हल्के में खबर भी है कि ललन बाबू उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब तो देखिए, इसलिए मैंने कहा कि प्राकृतिक उपचार उनका पिछले 10 महीने से करवाया जा रहा है। जो देखिए पूरे धड़े में विवेक जी, नीतीश जी ही एक ऐसा थे जो बड़ा ठोस जवाब कांग्रेस को भी देते थे, लालू जी को भी देते थे। सबको बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए मैंने कहा कि प्राकृतिक उपचार हो रहा है कि अब नीतीश जी को भी संदेह हो गया है कि कहीं सही में तो हमारे विधायक टूट नहीं गए हैं। इसीलिए अब अलग से बैठक करके अलग से सबका मन टटोल रहे हैं कि कितना विधायक उनके तरफ है और कितना विधायक किसके तरफ। बात जहां तक आप विपक्षी एकता का कर रहे थे, देखिए ये बड़ा दुखद है। हम सभी लोगों ने नीतीश जी को देखा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो बेचारा बिना किसी के बोले हुए हर राज्य में घूर घूर के विपक्षी एकता की बात करते थे। अगर ऐसा कुछ तय भी हुआ था, मान लिया किसी कारण से कि शिमला में नहीं होगा, बेंगलुरु में होगा, तो कम से कम शरद पवार जी को इतना तो लिहाज करना चाहिए था। बेचारा अभी इतना लिट्टी चोखा खिलाए, गुलाब जामुन एक बात और इतने बतवा विवेक जी, इतने बतवा नीतीश जी से कहलवा देते। एक बात और इतने बतवा नीतीश जी से कहलवा देते। शरद पवार जी कह रहे हैं कि अगर इस बार अगर मोदी जी आ गए तो आगे कोई इलेक्शन नहीं होगा, तो ये क्या है? देखिए ये तो राजनीतिक बयान है। देश की जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि इतने हल्के हल्के बयानों को सीरियस ले ले। मतलब कि चुनाव नहीं होगा, मतलब ये तो संविधान को से ऊपर, मतलब ये ऐसी बात है जो वही आए मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या किसी को जैसे लोगों ने कहा था मोदी टीका। देश को भ्रमित करने के लिए आप कुछ भी अंड से संड बयान दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि न्यूज 18 के दर्शक इतने मतलब कि ये है अज्ञानी है कि वो इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति 525 सांसद भी किसी पार्टी का हो जाएगा तो वो क्या कर लेगा कि देश में चुनाव नहीं ठीक है। मनीष पांडे जी, आपको ऐसा लगता है भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, चाइना है, ये सवाल आप समझ पा गए होंगे। असिता तिवारी जी, क्या जवाब होगा इस पे? 2-3 सवाल एक साथ सभी से मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार पीछे छूट गए हैं, उनकी माइक शरद पवार के हाथ में क्यों है, और किस हक से नसीहत दी जा रही है? ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर 24 में आए तो फिर आगे इलेक्शन ही नहीं होंगे? देखिए, ये मूल सवाल मुझी से होना चाहिए था
क्योंकि हम लोगों के बीच क्या बातचीत चल रही है हम ही को पता है, अब दूसरे को तो कुछ पता है नहीं। अब जो लफाजी करनी है इतनी देर से लोग कर रहे हैं। बात ये हुई कि भाई बारे में ऐसे तो सुन मत बोलिए, लीजिए, बात हुई कि भाई सुन लीजिए, सुन फिर वही हेमराज जी का बयान नहीं, ये गलत तरीका है आसिफ भाई। हेमराज जी ने अपना बयान उन्हीं को बोलना है तो बोलवा दीजिए फिर। नहीं मनीष भाई, लपेटिए मत, अभी आगे हेमराज जी के बात को आप इस तरह से लफाजी कम से कम नहीं ठीक है, ठीक तो तब अब तभी से जो लफाजी चल रही थी अब ठोस बात जान ठीक है, लीजिए। सबकी सुननी है। हाँ, ठोस बात यह है कि एक बात हुई कि भाई उत्तर भारत में एक बैठक हो गई, अब जो दूसरी बैठक की जाए वो अब दक्षिण भारत में की जाए, ये विचार आया। तो इस विचार के बाद बेंगलुरु का चयन किया गया, बड़ा स्पष्ट जवाब है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक बैठक उत्तर भारत में हो गई, दूसरी वहां करनी चाहिए। शरद पवार जी कोई छोटे कद के नेता नहीं है और अभी कोई स्वरूप, एक ढांचा तैयार हुआ नहीं है जिसमें यह हो कि हाँ एक ढांचा तैयार है, फला जी इसमें ये है, फला जी इसमें वो है, ऐसा भी नहीं है। जब ये विचार हो गया कि बेंगलुरु में होगा तो तय हुआ कि कोई वरिष्ठ नेता इसका ऐलान करेंगे, तो शरद पवार जी को कहा गया। शरद पवार जी ने ऐलान किया कि हाँ बेंगलुरु में इस तारीख को बैठक होगी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और विवेक जी मैं बहुत साफ कह दूं कि अभी इस तरह की और एक दो बैठकें होंगी। कोई भी ढांचा इतनी जल्दी नहीं तैयार हो जाता है कि एक बार आप किसी से मिलने गए और एक बड़ा ढांचा तैयार कर लिया। संभव है कि पहली बैठक में जो साथी जुड़े थे, संभव है उनमें से एक दो लोग पूरी यात्रा के दौरान साथ ना रहे। संभव है पहली बैठक में जो साथी नहीं जुड़ पाए थे, एक दो नए चेहरे आखिरी बैठक में आ जाएं और उस ढांचे में शामिल हो जाएं। इसलिए अभी एक दो बैठकों का और इंतजार करना होगा और तब जो होगा एक स्वरूप हमारे सामने होगा और वो 2024 के चुनावी मैदान में गठबंधन के तौर पर देश के सामने होगा। विवेक जी, और संभव होगा कि तब शायद शरद पवार और नीतीश कुमार बयान नहीं देंगे, ममता जी दे देंगी। आपका और तकलीफ है, ममता राजा कर दे, कुछ भी हो रहा है, कोई राजा कर दे, ठीक है, वो भी बड़ा नेता है, आपस में लोग फेंक रहे हैं, राजा भी बड़े नेता है। खत्म किए भाजपा के, मुझे भी लगता है कि वहां से शरद पवार ने शुरुआत की है। डी राजा भी बड़े नेता है, ममता बनर्जी जी भी बड़ी नेता है, तो बयान देंगे वो लोग, क्या दिक्कत क्या उनके बयान देने में? जी बधाई हो, मुबारक हो। आप मनीष भाई, 2024 चुनाव तक 1000 बैठ के मनीष भाई, आप लोग भारतीय सुनिए, आप लोग अधिनायकवाद के वाली पार्टी के लोग हैं। वहाँ एक नाम मोदी नाम, एक नाम मोदी नाम, जप नाम महानाम, एक नाम मोदी नाम। तिवारी को ये हमारे यहाँ नहीं होता, हमने बोलने की छूट दी है, ये हमारे यहाँ नहीं होता। आपको रोके मैं रुकूंगा भी नहीं। हिटलर की हुकूमत इस दुनिया में नहीं सही, डिप्लोमा को कौन सा आता है भाई? अरे आसिफ भाई, अरे हिटलर की तानाशाही नहीं चली, डिप्लोमा की कहां से चल जाएगी? आप रोक दीजिएगा। डिप्लोमा की औकात की वो गांधी के वंशजों को बोलने से रोक दे, किसी डिप्लोमा की औकात की वो गांधी के वंशजों को बोलने से रोक दे। तिवारी जी, आपने मनीष पांडे को कहा, ठीक है, एक मिनट मनीष भाई, आपने सीधे तौर पर कहा कि आपके यहाँ एक मोदी नाम चलता है, जप नाम मोदी नाम। हमें जरा एक चीज बताइए, तो फिर आला कमान क्या है, मैडम क्या है, ये क्या है? देखिए, आला कमान हर पार्टी में होता है। आपके चैनल में एडिटर होते हैं, आपके चैनल में एडिटर के ऊपर के भी लोग होते हैं ना। ये ढांचा है, किसी भी संगठन का ढांचा है। राजनीतिक दल के संगठन है, उनका भी एक ढांचा होता है, राजनीतिक दलों का भी एक ढांचा होता है, एक छोटे संस्थान का भी ढांचा होता है, बड़े संस्थान, वो एक ढांचा है और वो हर जगह होता है। इसमें कौन सा बीजेपी के यहाँ क्या है? नहीं, ढांचा मैंने क्या कहा, इनके यहाँ मोदी के नाम किसी एक का नाम अभी नेता के तौर पर ले ले, अभी राहुल गांधी के अलावा किस नेता का नाम सामने आता है? क्या बात कर रहे हैं भाई? हमारे महागठबंधन में सब नेता बोल रहे हैं, तो इनको तकलीफ है। शरद जी काहे बोल दिए? काहे नहीं बोलेंगे? शरद जी क्यों नहीं बोलेंगे? क्या शरद जी किसी अधिनायकवाद का गुलाम है कि नहीं बोलेंगे? कि नीतीश जी को जब जवाबदेही दी गई, क्या शरद जी वो विपक्षी कमाल संभालेंगे? क्या शरद जी मैं लाल कृष्ण आडवाणी है कि बोलने की हिम्मत न जुटाएंगे? संभालूंगा। शरद जी लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है कि बोलने की हिम्मत न जुटा पाए। पवार जी ने, शरद जी मुरली मनोहर जोशी नहीं है कि बोलने की हिम्मत न जुटा कर दी। तो दोनों का फर्क है विवेक जी। कि नहीं वहां नहीं होगा, कलकत्ता में बैठा। ठीक है, प्रोफेसर विनोद सिंह, यही तो अंजाम है। शरद जी कोई लाल कृष्ण आडवाणी नहीं है कि बोलती बंद। आप विनय जी को जरा सुनिए। हाँ, नहीं विवेक भाई, मैं असीत भाई की बात से इत्तेफाक रहता हूं कि बहुत से नेता भी कितकित खेलेंगे, घर घर घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और कौन सा विपक्षी एकता टाइम फिक्स हो चुका है, जो गुब्बारा है पहले ही फट चुका है। और आपने बिल्कुल शुरुआत में ही सही कह दिया कि ममता बनर्जी यहां से जाते ही वाम दलों और कांग्रेस से बरस पड़ी।
आप उधर बोल रहा है, शरद पवार जी इधर बोलना चालू कर दिए हैं। और सबसे बुरा तो ये लगता है कि बताइए, बिहारी होने के नाते नीतीश कुमार जी का ये ह्यूमिलिएशन, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। ये भाई, ये संयोजक आपने बनाया था, 2 महीना इन्होंने मेहनत किया, इसके बाद से ये हाल। तो मेरा अपना मानना है विवेक भाई कि नीतीश कुमार जी पीछे छूट नहीं गए हैं, ये बहुत पीछे छूट गए हैं। और ये देखिएगा, जैसे शरद पवार जी ने कहा है कि पहले पटना में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हुआ है, अब कांग्रेस की अगुवाई में होगा, और कांग्रेस की अगुवाई में होगा तो वहीं से आगे बढ़ता चला जाएगा और विपक्षी एकता रही तब। और याद कीजिए, इसी डिबेट में मैंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था गालिब, जानिबे मंजिल लोग मिलते गए और लोग छोड़ते गए, मैं अकेला ही रह गया। तो नीतीश कुमार जी का आलम ये हो गया है कि दिल के टुकड़े कई हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। और लास्ट में ये बात एक कहूंगा कि मौका परस्त जो लोग होते हैं, जिनका कोई विचार नहीं होता है, विचार नहीं होता है, बारे में आप कह रहे हैं, सुन लीजिए सर, सुना जाए ना सर। देखिए, दिक्कत यही है, कुछ भी बोलिए पेट में कोई ऐसा गठबंधन जिसमें वो शामिल ना रहे, सुन लिया जाए सर। चुनाव के चुनाव कहा जाता था। अरे भैया, फिर वही भारत का कोई ऐसा गठबंधन यही बोलेंगे या हम लोग भी बोलेंगे? मौका परस्ती क्या है? यही बोलेंगे, हम लोग भी बोलेंगे। जो राहुल नामा का बात करते करते थकते नहीं है, अपने ही नेता पूरी तरह से उनके, अरे भाई चुप रहिए, आपको मालूम है, अपमानित कीजिए, नहीं नाराज हैं आप, समझिए। हाँ ठीक है, नहीं होंगे। तो हम ये कह रहे थे कि जितने लोग यहाँ पे हैं मौका परस्त हैं लोग। कहावत है सर ना कि मौका परस्त यार खिसके खाए पिए खिसके, वही वाली बात है। वही रामविलास जी करते थे। हाँ सही बात है, मौका परस्त आपके बोलना यही होगा, है ना? मुझे लगता है कि नीतीश जी कौन क्या थे, देखिए पर्सनल मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। बात यह है कि एकता की अगुवाई अगर नीतीश कुमार कर रहे थे और सबके जहन में यह बात थी कि प्रयास उनकी तरफ से हो रहे थे, स्पीड उनकी गाड़ी पर, ड्राइवर सीट पर वही थे, बाकी लोग बस में अंदर बैठे थे। अब सवाल यह है कि ये अधिकार किस हक से? क्या आज के बाद हम ये आशा करें कि आज शरद पवार, कल डी राजा, फिर ममता बनर्जी, फिर कोई और? यही करना है। ये तो हम लोग पहले से बोल रहे हैं महागठबंधन, ये पहले भी बोल यही चुका तो हूं। महागठबंधन की और ये बात साफ है तो तौला नहीं कि हमारी विपक्षी एकता की जो मुहिम है, इसी विषय सबको आजादी है, सबको अपनी राय रखने की आजादी है। हम यहाँ सबकी राय है, उन्होंने अपनी राय नहीं रखी, सबकी है। इसको लेकर के जो है भाजपा के लोगों में जो है पेट में दर्द है। अगर ये हम अगर सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो भाजपा में इतनी बेचैनी क्यों है? आप इसे बेचैनी तो ये है जो है सब कुछ दिख रहा है। 2024 का दृश्य जो है भाजपा के नेताओं में जो है दृश्य दिख रहा है उनके आंखों के सामने आईना की तरह। हम तो पार्षदों को बुला के बात कर रहे हैं, जो आपने किया है जनता के साथ पिछले चुनाव में जो आपने वादा किया है उस वादा पर आपने खड़ा नहीं उतरने का काम किया। महंगाई के मुद्दे पर खड़ा नहीं उतरे, रोजगार के सवाल पर खड़ा नहीं उतरे, किसानों के सवाल पर आप खड़ा नहीं उतरे, महिलाओं के आबरू और उसकी सुरक्षा के और उसकी भागीदारी के सवाल पर खड़ा नहीं उतरे। तो जनता आपसे क्या आशा करेगी? उनको अपने व्यक्ति के खाते में देंगे, वो सब अलग अलग ऊपर से जो सवाल मनीष पांडे पूछ रहे हैं, हिमराज जी उसका जवाब क्या है जो मनीष पांडे पूछ क्या है? बता दे कि 17 वर्षों में नीतीश जी कभी अपने विधायकों से अलग अलग बात किए हो? ये हमारे विधायक है, हम हमारे नेता जो है मुख्यमंत्री हैं, वो विधायकों से बात नहीं करेंगे दिन में हो या रात में। हम यही अंदर की हम जो है सरकार चला रहे हैं। मैंने एक बार किए थे तो पलटी मारे थे। यही अंदर कभी भी विधायकों से बात करेंगे। विधायक मिलना चाहते हैं तो हम विरोधियों को पेट में दर्द से मिलकर आए। पेट में दर्द क्यों? उप मुख्यमंत्री की हो गई, जदयू के मुख्यमंत्री से जदयू पेट में दर्द क्यों कर रहा है भाई? देखिए, पेट में दर्द की बात नहीं है। जब एक साथ कई पत्रकार एक ही सवाल 10 बार मुख्यमंत्री से करें और उसका जवाब ना आए तो सवाल यहां पर उठता है। सवाल इसलिए उठ रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी सवाल का जवाब अपने हिसाब से जरूर देते हैं, लेकिन इस बार 10 बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोले। फिर नीरज कुमार बोलते हैं जिन्हें जानकारी नहीं थी कि कहीं से कुछ ऐलान भी हो गया है मीटिंग के बारे में, उन्होंने उसे पलट दिया। तीसरी बात,